थोड़ा सा करें, सर से परमिशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में बेसिक्स डिस्कस किया था, पेपर पैटर्न वगैरह हम लोग बात किए थे, एंड द अप्रोच वगैरह, व्हाट आर द न्यू टॉपिक्स एडेड डिलीटेड, वो सारा कन्वर्सेशन हो गया था। एंड देन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किए थे बेसिक कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग, कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अ बिजनेस। उसमें हम लोग बेसिकली 4 पिलर्स में क्या क्या लेते हैं ट्रांजेक्शन में, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज। ठीक है, अब कैसे क्लासिफाई करेंगे कोई ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस आपने किया है वो आपके लिए एक्सपेंस है या फिर आप उसको एसेट मानोगे, राइट। इफ आपका पैसा जा रहा है, या तो वो खर्चा होगा या फिर वो आपको एसेट डेवलप करके देगा, राइट। तो हमने देखा था और सीखा था कि कोई भी एक्सपेंस जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से हमने किया है, जो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा, तो वो मेरे लिए एसेट है। कोई भी आज पैसा आपने खर्चा किया जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, तो वो अपने लिए एसेट है। इज इट क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बिजनेस जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है, राइट, जो मेरी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करता है। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। या फिर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करे, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये हमेशा नॉन रेकरिंग इन नेचर है। एंड एवरी कैपिटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज योर एसेट्स। ठीक है, उसको हम लोग एसेट्स ट्रीट करते हैं। वेर एज कोई भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, अपना सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस। इज इट क्लियर? वो एक रेकरिंग नेचर होता है, वो हर साल, हर महीने, हर दिन हम बिजनेस में करते हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस करने से आपका अर्निंग बढ़ेगा या अर्निंग मेंटेन रहेगा? यस, अर्निंग मेंटेन करने के लिए हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं। इज इट क्लियर? फिर हमने देखा था कि कोई भी एसेट आप परचेज कर रहे हो, जब तक वो पुट टू यूज या वर्केबल कंडीशन में नहीं आ जाता, उसका सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सिनेमा हॉल वाला एग्जांपल किया था, लाइसेंस वाला, क्लियर है। फिर दारू का ठेके वाला, लाइसेंस वाला एग्जांपल। तो क्योंकि उसके बिना वो ऑपरेशन में आ ही नहीं सकता, तो जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इज इट क्लियर? फिर जियो वाला एक एग्जांपल भी बात किया था कि जियो ने फ्री में सर्विसेज दिया था, तो फ्री सर्विस क्या उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर था क्या? नहीं था, क्योंकि वो जियो का प्लेटफॉर्म रेडी टू यूज था। फिर एक मॉल वाला एग्जांपल किया था, इनोग्रेशन करवाते हैं, उर्वशी रौतेला वगैरह को बुलाया था, तो वो क्या था, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका बेनिफिट सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, फ्यूचर में और कोई बेनिफिट नहीं है इनोग्रेशन का। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ये तो था एक्सपेंस। फिर हमने बात किया था रिसिप्ट। बिजनेस में या तो पैसा जाएगा या पैसा आएगा। अब रिसिप्ट, रिसिप्ट आपका नॉन रेकरिंग इन नेचर है, मतलब कभी कभार ऐसा रिसिप्ट होता है, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन बिजनेस में जो रिसिप्ट होता ही रहता है हमें, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आपका टेंशन बढ़ाएगा, लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, लोन हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस बाय प्रोपराइटर, तो ये सब आपकी हेडेक को इंक्रीज करता है, मतलब वो आपके लिए लाइबिलिटी है। वेयर इज रेवेन्यू रिसिप्ट, वो हमारे लिए इनकम है। एग्जांपल लिया था कि आपको नॉर्मल पॉकेट मनी मिलता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन पापा एक्टिवा के लिए आपको पैसा हाथ में देके गए, तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि वो एक टेंशन है, इधर उधर पैसा नहीं हो जाए, रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो जब भी कोई भी पैसा आपके पास आया है या बेनिफिट्स आया है जो रिटर्न ऑब्लिगेशन में आपको करना पड़ेगा, देन इट इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन पैसा आया है, रिटर्न कुछ नहीं करना, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो टेंशन, तो उसको हम लोग इनकम बोलते हैं बिजनेस में, दैट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट। आई बात समझ में? इतना लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज अपने को उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। देखो सर्टेन जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन आईसीआई स्टडी में, आएगा तो वहीं से आएगा, आईसीए कहीं बाहर से उसमें से नहीं देता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको आईसीए के सारे इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यूज अच्छे से करने। ठीक है, तो आज अपना पहला टारगेट रहेगा कि अपन सारे इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल, एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स अच्छे से कर लें। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे।
देखो आपका स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ योर स्टडी मेट विजिबल है आराम से, है ना? ठीक है, देखो क्या बोला, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन क्या है, ओवरऑल एक्सपेंसेस। देखो आप जब भी कोई भी चीज पढ़ो पहले तो क्वेश्चन रीडिंग का हैबिट डालना, हमें आंसर करने में फटाफट नहीं करना, हैव पेशेंस, आंसर भी फटाफट में होगा, बट पहले क्वेश्चन रीड करना सीखो। जब तक एग्जाम में सिली मिस्टेक क्या होता है, हम क्वेश्चन को बहुत हड़बड़ी में पढ़ते हैं और उसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होता है। तो जब आप घर पे पढ़ रहे हो या यहाँ पढ़ रहे हो, आपका हैबिट होना चाहिए मैं क्वेश्चन रीड करने में फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने में 10 मिनट अच्छा दे दिया ना, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो 5 मिनट पहले सॉल्व होगा। लेकिन क्वेश्चन रीड करने में हड़बड़ी किया तो 110% सिली मिस्टेक होना ही है, राइट? एंड अकाउंट्स में लगभग जितने भी बड़े क्वेश्चन या कुछ भी मिलेंगे ना, इट्स अ स्टोरी। आपको ब्रेन में स्टोरी को बिल्डअप करना है, एंड पढ़ते पढ़ते जो चीज आपको लगे अच्छा ये काम का है, ये अंडरलाइन करना है, ये मेरे इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन एंड रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ के पता चलेगा कि वो कौन से चैप्टर से। वंस हम लोग वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हमारा दिमाग उसी चैप्टर में घूमेगा, तो हमें आइडिया रहेगा कि उस चैप्टर में अपन क्या करते हैं क्या नहीं करते, राइट? तो आपका क्वेश्चन रीडिंग हैबिट अच्छा होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर वर्ड्स में आपको दिक्कत है उस वर्ड्स को अंडरलाइन किया अपने खुद के लैंग्वेज में लिख लेना, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, एसएमएस, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उस ओन लैंग्वेज में लिख के रख देना, अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। एंड कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, मैंने करने दिया कि आप लोग आंसर आपसे गलत हुआ, तो आप उसको हाईलाइट करके रखना या फिर कुछ भी गोला वगैरह कर देना, सो दैट जब आप रिवीजन करो तो फोकस उस पर होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे मिस्टेक हुआ था, लेकिन कोई भी चीज जो फर्स्ट टाइम में करेक्ट हो रहा है उसका बस एक बार में रिवीजन और चाहिए, फिर वो आपके दिमाग को हर बार कितने बार भी आपसे मैं पूछूंगा वो आप करेक्ट ही आंसर दोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने अपने आप से आंसर दिया था तब करेक्ट था, तो सेकंड टाइम भी करेक्ट होगा। एंड सेकंड टाइम भी करेक्ट हो रहा है मतलब एनी टाइम आपका करेक्ट ही हो रहा है, बट जो आपसे गलत हो रहा है उसको आपको हाईलाइट करके रखना है, गोल करके रखना है, सो दैट जब हम रिवीजन करेंगे ना आपका सिलेबस कंसाइज हो जाएगा। आप एक चैप्टर उठाओगे आपको आइडिया रहेगा अच्छा इस चैप्टर में मेरे को बस इस 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है या इस 5 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर इस 5 क्वेश्चन का स्पेसिफिक ये पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आप उतना रिवाइज करो एंड रेडी टू गो फॉर द एग्जाम। क्योंकि एग्जाम से पहले अपने पास इतना टाइम नहीं है ना कि अपन एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल, फिजिबल नहीं है, तो सिलेबस को कंसाइज करना सीखना, राइट? तो अब देखो क्या है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए इज इट ट्रू और फॉल्स? सेकेंड हैंड मशीनरी आपने खरीदा, उस पे ओवरऑल एक्सपेंसेस किए, मतलब यस उसका इंस्टॉलेशन वगैरह करवाने का, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन खरीदा उसका हो सकता है थोड़ा सा रिपेयरिंग चाहिए था, उसके बिना आप यूज नहीं कर सकते थे, या फिर आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करवाना था, उसको हम लोग ओवरऑल एक्सपेंसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो एक बात बताओ, ये खर्चा एकदम जरूरी था क्या मशीन को यूज में लाने के लिए? पुट टू यूज में करने के लिए एक्सपेंस तो करना ही था। तो मैंने बताया आपको कोई भी एक्सपेंस जो एक पर्टिकुलर एसेट को पुट टू यूज या वर्केबल में लाने के लिए लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट? वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। जैसे कि आप लोगों ने एक एसी खरीदा, एसी परचेज किया, अब एसी खरीद के घर पे लेके आ गए, नेक्स्ट डे इंस्टॉलेशन करने के लिए आदमी आया, इंस्टॉलेशन के लिए आपने 2000 का पेमेंट किया। टेल मी, इंस्टॉलेशन का जो पैसा आपने पे किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एसी का कॉस्ट में ऐड होगा ना, आई बात समझ में? क्योंकि इसके बिना तो एसी मेरा वर्केबल कंडीशन में आ ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? तो ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्या लिखेंगे उसमें? overall expenses of second-hand machinery will give a long-term benefit and necessary to make asset work put to use. Hence, it is treated as capital expenditure. ठीक है, फटाफट लिखो। ओवरऑल एक्सपेंसेस, पहले तो फॉल्स लिख देना,
फॉल्स लिखा, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में उसका रीजन, उसके साथ में रीजन लिखना स्टार्ट मत करना नीचे से, एग्जाम में वही हैबिट होना चाहिए। लिखो ओवरऑल एक्सपेंसेस is necessary to make second hand machinery workable. Second hand machinery workable, which will give long term benefits, hence full stop, hence such expenses are, such expenditure is capital expenditure. क्लियर है? Next, money spent to reduce working expenses is revenue expenditure. वर्किंग एक्सपेंस बोले तो डे टू डे ऑपरेटिंग खर्चा। आपने कोई एक ऐसा एक्सपेंसेस किया जिसके आपके डे टू डे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो अपन क्या लिखेंगे? फॉल्स। any expenses incurred which will reduce operating cost slash working expenses is treated as capital expenditure. क्लियर है? Legal fee to acquire property is capital expenditure. True, because without paying legal fees आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगा ही नहीं ना। एसेट खरीदना है, मतलब कोई लैंड परचेज करना है, तो लॉयर का लीगल फीस तो जाएगा। लीगल फीस यहाँ पे लॉयर फीस नहीं है, बेसिकली म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन फीस जो देना पड़ता है कोर्ट में जाके। एक प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं तो उसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस जाता है, उसको हम लोग लीगल फीस बोलता है, गवर्नमेंट को जो जाती है। तो उसके बिना तो प्रॉपर्टी आपके नाम का होगा ही नहीं, राइट? तो ये कंपलसरी है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। क्या लिखोगे इसमें? हाँ, ट्रू में भी कुछ लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? लीगल फीस पेड टू एक्वायर प्रॉपर्टी, लीगल फीस पेड टू एक्वायर प्रॉपर्टी is added to the cost of property and is necessary to acquire ownership of the property। उसके बिना तो मिलता ही नहीं। and is necessary to acquire ownership of the property, hence it is a capital expenditure। तो ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के लिखेगा तो हो गया फिर।
तो से पतला सा कॉपी, कम से कम अकाउंट्स का कॉपी होना चाहिए 400-500 पेज का, मोटा वाला। नंबर 3 तक क्लियर है। Number 4. Amount spent as lawyer's fees to defend a suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff land is capital expenditure. क्वेश्चन समझ में आया? खाली ट्रू फॉल्स बोलते रहते हैं, तुक्का थोड़ी मारना है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन क्वेश्चन तो समझो बाबा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तो लॉयर का फी पेमेंट किया एक केस लड़ने के लिए, मतलब केस का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फार्म का फैक्ट्री है वो एक मतलब आपका यूजफुल लैंड पे, मतलब जो फार्मिंग का लैंड में, मतलब क्या कि हमारा एक फैक्ट्री साइट है, उस पे किसी और ने हम लोग पे केस फाइल कर दिया, वो बोलता है ये मेरा लैंड है। प्लेंटिव मतलब किसी और ने, बिलोंग टू द प्लेंटिव लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोगों ने डिफेंड किया अपना केस। हो सकता है हमारा जहां फैक्ट्री बना हुआ था उस पे कोई आया आसपास वाला, बोलता ये तो प्रॉपर्टी मेरा है, आपने यहाँ पे फैक्ट्री कैसे बना दिया, राइट, और उसने हम पे केस कर दिया। तो जब हम पे केस किया तो हमने उसको डिफेंड करने के लिए फाइट किया। अब खुद तो जाके फाइट करेंगे नहीं, तो लॉयर को अपॉइंट किया, तो उस केस को फाइट करने के लिए लॉयर का फीस पेमेंट किया। तो बोल रहा है क्या ये लॉयर का फीस आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या ये लॉयर का फीस आपकी लैंड की फैक्ट्री साइट का कॉस्ट में ऐड होगा? अरे भाई फैक्ट्री साइट से कब का चल रहा है, अब अचानक से कोई आके आपके ऊपर केस कर देगा। सपोज आप एक घर में रहते हैं, कोई अचानक से एक जन उठ के आया, बोलता है ये घर तो मेरा है, ये जगह मेरा है, पर आपने केस कर दिया, तो आप तो केस फाइट करोगे, उसके लिए लॉयर को अपॉइंट करोगे, लॉयर को फीस दोगे, तो वो क्या घर का कॉस्ट में ऐड हो जाएगा क्या? फैक्ट्री क्यों बंद होगा? ऐसा कोई भी केस करता रहता है भाई चलते फिरते, ये तो मेरा था, आपने इलीगली एक्वायर किया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, ऐसे कोई भी उठ के आएगा। तो उठ के आएगा तो मतलब क्या, हमारा नाम पे ही था ना फैक्ट्री साइट, रजिस्टर्ड वगैरह सब कुछ हुआ हुआ है, बस हमें प्रूव करना है कि ये आपका है ही नहीं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो ये तो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ ना बिजनेस का, जहां पे बिजनेस के ऊपर केसेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कभी कोई तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए भी केस कर देगा, ये टेक्नोलॉजी तो हमारा था, आप चुराया कैसे? अरे आपका था, ठीक है, आप प्रूफ करो, अदरवाइज हम लोग प्रूफ करेंगे कि हमने आपका टेक्नोलॉजी चुराया नहीं, हमारे पास अपना राइट्स है। आई बात समझ में? तो बिजनेस में ऐसा होता रहता है। तो ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिकॉज देखो ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, हमने लैंड तुरंत खरीदा था, तो खरीदने के टाइम जो लीगल फीस पे किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ऑलरेडी लैंड आपका ही है। अचानक से कोई आपके ऊपर केस कर दे, उसको आप डिफेंड कर रहे हो, लॉयर का फीस पेमेंट कर रहे हो, वो थोड़ी ना प्रॉपर्टी का कॉस्ट में ऐड होगा। प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपका बुक्स में था ही ना, बस आप उसको सेव करने के लिए केस फाइट कर रहे हो, तो वो कैसे आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ? और वो कोई फ्यूचर बेनिफिट थोड़ी बढ़ाएगा, ऑलरेडी लैंड का जो बेनिफिट था वही रहेगा, उससे कोई बेनिफिट इंक्रीज हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? हमेशा यही सोचना है कि कोई खर्चा किया उससे फ्यूचर बेनिफिट्स होगा क्या। ये तो बस करंट पीरियड में बेनिफिट खत्म, मैंने केस फाइट किया, केस जीत गया, कहानी वही खत्म, प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरा ही था। आई बात समझ में? जैसे जैसे होता ना रिलेटिव्स वॉर में, कि तुम्हारे नाम पे एक एसेट है, अचानक से तुम्हारा कोई बड़ा भाई या चचेरा भाई या कोई बुआ उठ के आ जाए कि नहीं इसमें तो हमारा भी हक है, तो फिर हम लोग केस फाइट करते हैं, और जब जीत जाते हैं तो थोड़ी ना प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है, या उसके कॉस्ट में ऐड करते हो। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। लिखना, क्या लिखेंगे? लीगल फी पेड टू, या लॉयर फीस पेड टू डिफेंड a suit, lawyer fee paid to defend a suit will not increase future benefit
will not increase future benefit of the property which is presently available. उसका तो वैसा ही रहेगा ना. It is just full stop के बाद it is just treated as maintenance cost. It is just treated as maintenance cost of the factory या फिर of the property. Hence, it is just treated as maintenance cost of the property. Hence, any such maintenance expense, hence, any such maintenance expense, any such maintenance expense is treated as revenue expenditure. मैं आपको सर्टेन क्वेश्चंस को ऐसे इसलिए लिखाना चाहता हूं कि आपको लिखना आए. क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में जब ट्रू और फॉल्स आता है तो विथ रीजन लिखना होता है. ट्रू में भी रीजन लिखना है, फॉल्स में भी लिखना है. तो क्लैरिटी होगी ट्रू में कैसे घुमा के लिखना और फॉल्स में कैसे बनाना है अपने को. ठीक है, यहां तक ठीक है, लिखा पूरा. नेक्स्ट, amount spent for replacement of worn out part of machine is capital expenditure. एक बात बताओ, वर्न आउट पार्ट मतलब कोई ऐसे छोटा मोटा पार्ट होगा जो पुराना हो गया, उसको आपने रिप्लेस करा है. क्या इससे मशीन से बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है? जितना प्रोडक्ट पहले प्रोड्यूस कर रहे थे उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो? ऐसा कुछ भी कहानी लिखा है क्या? वर्न आउट पार्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट जो जैसे आप लोग ग्रीसिंग और ऑयलिंग करवाते हो, एक्टिवा का सर्विसिंग करवाने के बाद बहुत बार क्या होता है, वायरिंग लूज हो जाता है आपका, तो वायर चेंज करवाते हो. या फिर हॉर्न खराब हो गया, आप उसको चेंज कराते हो. अब उस हॉर्न की एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी बोलते हैं. हॉर्न थोड़ा तेज बज रहा है इसलिए एक्टिवा का लाइफ बढ़ गया, ऐसा थोड़ी ना है. राइट, वो सब छोटा मोटा खर्चा, वो नॉर्मली उसको हम लोग मेंटेनेंस एक्सपेंस बोलते हैं. क्योंकि एक्टिवा को मेंटेन करने के लिए ग्रीसिंग ऑयलिंग चेंज करवाना पड़ेगा, वायरिंग चेंज करवाना पड़ता है, कभी कभी हॉर्न या बैटरी चेंज करवाना पड़ता है, तो वो सब वर्न आउट पार्ट है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मशीन का वर्न आउट पार्ट रिप्लेस करवाया, उससे क्या फ्यूचर फायदा होगा क्या? इट इज जस्ट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्लियर है? तो बस लिखो, फॉल्स है ये. Amount spent for replacement of worn out part of machine is a maintenance expense. Amount spent, वही सेम लाइन लिखना जो क्वेश्चन में. Amount spent for replacement of worn out part of a machine is a maintenance expense. Maintenance expense. Hence, it is a revenue expenditure. आराम से समझ में आ रहा है सबको? Next, expenses incurred on the repairs and whitewashing for the first time on purchase of an old building are revenue expense. जो शांत है उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है भैया ये सब. अरे लैंग्वेज समझो. आपने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी, अब पुरानी बिल्डिंग खरीदी ऐसे ही रहना स्टार्ट कर दोगे क्या? आपने सपोज एक पुराना घर खरीदा,
अब उसका रिपेयर, कलर, पेंट ये सब कराओगे, उसके बाद ही वो रहने जैसा बनेगा ना। तो वर्केबल कंडीशन तक लाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। आई बात समझ में? तो रेवेन्यू कैसे हुआ? क्या उसका बेनिफिट सिर्फ एक साल ही मिलेगा क्या? अरे भाई, एक बार आपने रिपेयरिंग, व्हाइट वॉश करवा लिया तो फिर अगले साल फिर से करवाओगे क्या? 4-5 साल, 10 साल तक तो नहीं करवाना ना। तो फ्यूचर बेनिफिट्स है ना। तो कैसा एक्सपेंस हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सपेंसेस इनकर्ड, पहले तो वो लिख देना क्या है, फॉल जाइए। Expenses incurred for the first time on purchase of an old building. Expenses incurred for the first time on purchase of an old building are necessary to make building as usable. Hence, such repairs and whitewashing expense, such repairs and whitewashing expense will be treated as capital expenditure. क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो आना ही चाहिए, नंबर 7 तो अपने को आना चाहिए। हाँ, सिनेमा हॉल बनाया, उसके लिए लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस का जो फीस लगा है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? हाँ, बिना लाइसेंस के सिनेमा हॉल आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा ये। एक्सपेंसेस incurred for obtaining a license, expenses incurred, expenses incurred for obtaining a license is necessary, expenses incurred for obtaining a license is necessary for running the cinema, hence it is a capital expenditure. उसके बिना तो चल ही नहीं सकता ना सिनेमा। Number 8, amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. पहला बात है, क्वेश्चन ही बता रहा है कि नेसेसरी है कंस्ट्रक्शन करने। टेम्पररी हट्स बोले तो कच्चा का घर जो बनाते हैं हम कंस्ट्रक्शन के टाइम, सो दैट वी कैन कीप अवर रॉ मटेरियल, सीमेंट वगैरह उधर रख सके, बारिश वारिश से बच जाएगा वो, राइट। तो टेम्पररी जो हट बनाते हो आप लोग, घर बनाते हो कच्चे का, जो एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो उसको हम तोड़ भी देते हैं। तो बोलता है वो जो टेम्पररी हट्स आपने बनाया है उसका जो कॉस्ट है, क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट में, सिनेमा हाउस की कॉस्ट में ऐड होगा क्या? इन लोग बोल रहे हैं हाँ होगा, तो यस होगा, राइट। तो ट्रू। Expenses for construction of, expenses for construction of temporary huts, expenses for
construction of temporary huts is added to the cost of cinema house, क्योंकि अभी तक तो सिनेमा हाउस रेडी टू यूज है ही नहीं, तो जितना भी आप एक्सपेंस करोगे वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। क्लियर है? is added to the cost of cinema house, hence treated as capital expenditure। आई बात समझ में? अच्छे से लिखना आया आंसर्स वगैरह? देखो ये सब क्या होता है, आप डायरेक्ट बुक से पढ़ भी सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट बुक से पढ़ने के बाद हम एग्जैक्ट लिख नहीं पाते। तो जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे ये हैबिट डेवलप नहीं होगा। और एग्जाम में बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है, ट्रू और फॉल्स में रीजनिंग आप कुछ भी लिख के आते हो, आपको आपका हाथ नहीं चलता, आपका दिमाग को पता है कि क्या लिखना है, बट आपका हाथ वहां पे नहीं चलता है। रीजन है कि घर पे नहीं लिखते, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ रीड कर लिया, चलो आंसर रीड कर लिया, कहानी खत्म। तो ये आपका हैबिट होना चाहिए, नहीं मैं घर पे लिख के जाऊं। भाई 12 मार्क बहुत वैल्यूएबल है। क्लियर है? 12 मार्क्स से आप 60 क्रॉस भी कर सकते हो, 40 के नीचे भी जा सकते हो, तो उसके लिए अपने को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ ट्राई करो अभी। और डिस्कस करते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Expenses incurred in connection with obtaining a license for starting the factory for 10,000। तो ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? बिकॉज इसके बिना फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस इज नेसेसरी टू ब्रिंग फैक्ट्री इनटू वर्केबल कंडीशन या पुट टू यूज, हेंस सच एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर सच एक्सपेंसेस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का जब कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है? Start the factory and will be added to the cost of factory. Hence, ₹10,000 is treated as capital expenditure। वो रुपीस लिखना पड़ेगा हर एक सॉल्यूशन में जितना रुपीस दिया हुआ है, क्योंकि आप फिगर्स दिया है, आप फिगर्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। And will be added to the cost of factory. Hence, expense of ₹10,000 will be treated as, या फिर hence license fees of ₹10,000 will be treated as capital expenditure। क्लियर है? ₹1,000 paid for removal of inventory to a new site. It is a revenue expenditure because एक साइट से दूसरे साइट पे आप इन्वेंट्री लेके जा रहे हो, which will not increase your future benefit, neither will reduce the operating cost. Hence, ₹1,000 paid for removal of inventory is treated as revenue expenditure। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इस खर्चे से ना तो फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है मुझे, ना ही मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। Not a day-to-day expense and will ठीक है, will have benefit for the current accounting period, hence ₹1,000 will be treated as revenue expenditure। ठीक है, वो भी rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency। रिंग्स एंड पिस्टन चेंज करने की वजह से आपका क्या होगा? फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा, विच विल इंक्रीज द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ अ मशीन, ऑफ एन इंजन। कॉस्ट भी कम हो जाएगा क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट हो गया, इसका मतलब फ्यूल कम नुकसान होगा, कम जलेगा, माइलेज बढ़ गया, तो आपका ये खर्चा क्या हो जाएगा? विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एकदम करेक्ट।
Expensive incurred for changing of rims and pistol of an engine helps it to work more efficiently, hence it is a capital expenditure. Helps to increase So helps it to work more efficiently. more efficiently, Sorry, efficiently. which will increase the earning of an enterprise with huh? Huh. Which will increase the earning of an enterprise, which will increase the earning of an enterprise. Hence rupees 1000 will be treated as sorry, rupees 5000 will be treated as clear है. Next, money paid to MTNL rupees 8000 for installing telephone in the office. ये समझ में नहीं आएगा, आप लोग कैपिटल और रेवेन्यू में फंसा हुआ रह गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानूं. ये एक्सपेंस है ही नहीं. आप हम लोग जब लोग टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो एक डिपॉजिट मनी देना होता है. जियो का कनेक्शन आजकल लेते हो तो डिपॉजिट मनी जाता है ना. तो वो जो डिपॉजिट मनी है वो कोई खर्चा थोड़ी है. फ्यूचर में जब आप कनेक्शन छोड़ दोगे तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा. तो इट इज जस्ट लाइक ए डिपॉजिट. वो आपके लिए एसेट है, एक्सपेंस नहीं है. जैसे हमने क्या किया, कहीं कोई प्रीमाइसेस को रेंट पे लिया, रेंट पे लेने से लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट का चेक देना होता है ना. या फिर आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं तो वहां पे भी डिपॉजिट मनी लगता है. और जिस दिन आप हॉस्टल छोड़ के जाओगे तो वो डिपॉजिट मनी रिटर्न मिल जाएगा आपको. तो वो डिपॉजिट मनी बेसिकली आपके लिए कोई खर्चा थोड़ी है. इट इज एन एडवांस जो आपने दे रखा है. तो आपके लिए वो एसेट है. क्यों? क्योंकि वो पैसा फ्यूचर में वापस आपको मिल जाएगा. तो कोई भी चीज फ्यूचर में आएगा तो एसेट और जाएगा तो लाइबिलिटी होता है ना. सो इट इज नीदर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Deposit of 8000 for installation of telephone in the office will be treated as an asset. It is neither a capital expenditure nor a revenue expenditure. It is neither a capital expenditure nor a revenue expenditure. It is neither a capital expenditure or a revenue expenditure. Hence, amount paid rupees 8000, amount paid rupees 8000 to MTNL is a deposit, money which will be treated is a deposit money which will be treated as an asset. Clear है? Number 4. Number 5. A factory shed was constructed at a cost of 1 lakh. A sum of rupees 5000 had been incurred in the construction of temporary huts for storing building material. अभी क्या था टेम्पररी हट्स, क्योंकि कंपलसरी है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए. सो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. वही सेम लैंग्वेज हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले लिखा था, बस रुपीस को यूज कर लेना. 5000 कॉस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री. अभी टेम्पररी हट्स वाला क्या था ना, सिनेमा हॉल बनाने के लिए टेम्पररी हट्स. सेम वही तो क्वेश्चन है. क्लियर है? समझ में आया?
the cost of the factory seat or फैक्ट्री शेड, हाँ फैक्ट्री शेड। हाँ देखो नंबर 3 करते हैं। बेस्ट टेक सबका हो गया ना, करें नंबर 3। बेस्ट टेक सॉल्यूशंस buys and sells computer as a part of its business। क्या करता है, कंप्यूटर खरीदता है और बेचता है। It purchased 20 computers for resale to its customer। उसने 20 कंप्यूटर खरीदा बेचने के लिए। Cost of each computer is 20,000। It also purchased a computer costing 24,000 for its accountant to be able to maintain the accounting records and printing of invoice। एक कंप्यूटर 24,000 का उसने अपने लिए खरीदा, जो बिजनेस में लगाएगा वो, जिससे वो अकाउंटिंग कर पाएगा और इनवॉइस वगैरह प्रिंट कर पाएगा, बिल वगैरह प्रिंट कर पाएगा। सजेस्ट वेदर अबव ट्रांजैक्शंस क्वालिफाई एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन। 20 कंप्यूटर जो आपने बेचने के लिए खरीदा है, 20 कंप्यूटर इंटू 20,000, ये तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये तो क्या होगा, खरीदा और बेच देंगे ना, तो करंट ईयर का बेनिफिट है। वेयर एज जो एक और एक्स्ट्रा कंप्यूटर 24,000 का आपने पर्सनल यूज, बिजनेस यूज के लिए खरीदा है, वो आपके लिए क्या होगा, क्योंकि वो आपका फ्यूचर बेनिफिट बढ़ा रहा है और ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर रहा है। ठीक है, आई बस अकाउंटिंग करने को इजी कर देगा ना ये, तो बेनिफिट तो बढ़ रहा है मेरा। तो बस यही लिखना है आपको। आपको बस ये लिख देना है, कंप्यूटर परचेज फॉर रीसेल will be treated as revenue expenditure, whereas computer purchased for own use in the business for accounting and printing of invoice will give future benefit, ठीक है, hence treated as capital expenditure। क्या चीज, यही तो रीजन बोला मैंने कि 20 computers purchased for resale at the rate ₹20,000 each will be treated as revenue expenditure, whereas computer purchased for maintaining the accounting records and printing invoice will have future economic benefit, hence will be treated as capital expenditure। क्लियर है, वही क्वेश्चन से लैंग्वेज उठाना है अपने को। फॉर मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइस for resale purpose, 20 computers which were purchased for resale purpose is treated as revenue expenditure, whereas computer purchased for maintaining the accounting records and printing of invoice will give future benefits, hence treated as capital expenditure। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को, समझ में आया कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे हम लोग बाइफरकेट करते हैं। नंबर 4, state with reason whether the below items relating to the business of AB Limited are capital or revenue receipts। मतलब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है जो पैसा बिजनेस में आया है वो रेकरिंग नेचर का है या फिर नॉन रेकरिंग का। इफ रेकरिंग है तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, इनकम मानेंगे, लेकिन नॉन रेकरिंग है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, उसको हम लोग लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। क्लियर है, तो मशीन with a book value of 10 lakh is sold for rupees 12 lakh। अब एक बात बताओ, मशीन डेली बेचेगा क्या धंधे में, रेकरिंग रिसिप्ट हुआ क्या ये, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट बाबा। अरे मशीन बेचा है तुमने, गुड्स थोड़ी बेचा है, मशीन तो एसेट होता है। एग्जांपल में लिखा था ना, एसेट बेचना इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एसेट बेचा, 10 लाख का एसेट था, आपने 12 लाख में सेल किया, तो जो 12 लाख आया है वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन जो 2 लाख है वो प्रॉफिट रेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इज इट क्लियर, वो 2 लाख तो अकाउंटिंग एंट्री को मैच करने के लिए हम लोग करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इज इट क्लियर, तो 12 लाख का जो रिसिप्ट हुआ है विल बी ट्रीटेड एज
कैपिटल रिसिप्ट्स। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग लिखना है इनको। फिर नॉर्मली लिखना है 12 लाख इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट वेयर एज द डिफरेंस 2 लाख विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। 10 लाख का चीज 12 लाख में बेचोगे तो 2 लाख का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? आपको होगा। तो वो 2 लाख का प्रॉफिट कहां जाएगा? मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? देन प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख received on issue of shares। शेयर इशू किया आपने, प्रीमियम में इशू किया, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम। हो सकता है 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए में इशू किया, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है क्या वो रेकरिंग इन नेचर है क्या? बिजनेस में शेयर ही इशू करते रहेंगे क्या दिन भर? और धंधा करने का तो काम ही नहीं है अपने पास। तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट्स। इज इट क्लियर? Number 3, an amount of 20,000 received from goods sold in cash। गुड्स बेचना तो दिन भर का काम है, रेकरिंग इन नेचर, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट, an amount of 5 lakh received on the maturity of fixed deposit from bank। Also an interest of 40,000 was received in addition to the maturity amount of the fixed deposit। बताओ क्या होगा? पक्का? 5 लाख रुपए जो एफडी में डाल रखा था वो अब आपको मिल रहा है, राइट? तो वो तो एक ही बार मिलेगा, एफडी खत्म। तो 5 लाख रुपीज इज अ कैपिटल रिसिप्ट, वेयर इज इंटरेस्ट। भाई उस एफडी पे इंटरेस्ट, जब तक वो पैसा था हर दिन बन रहा था ना तुम्हारा, एवरी डे एवरी मंथ इंटरेस्ट ड्यू हो रहा था, वो जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। वो इंटरेस्ट कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, वो तो मिला नहीं था, बट एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम हर दिन उसको ड्यू तो कर ही रहे थे ना, हर महीना ड्यू हो रहा था। तो वो जो इंटरेस्ट है इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, वेयर इज जो एफडी को ब्रेक करके पैसा मिला वो कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो बस इसको सिंपली यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में आपको लिखना होता है, मशीन बेच के जो 12 लाख आया इज द कैपिटल रिसिप्ट, वेयर एज 2 लाख प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। नंबर 2 में लिखेंगे प्रीमियम ऑफ रुपीज 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। नंबर 3 में लिखेंगे amount of rupees 20,000 from sale of goods will be treated as revenue receipt। Number 4 में लिखेंगे 5 lakh on maturity of fixed deposit will be treated as capital receipts, whereas interest income of rupees 40,000 will be treated as revenue receipts। आया समझ में? फटाफट इसको लिखो। देखो नंबर 5, Good Picture Limited construct a cinema house and incurs the following expenditure during the first year ending 31st of March 22। उन्होंने एक सिनेमा हाउस बनाया और उन्होंने ये सारे खर्चे किए हैं। अपने को क्या करना है? पॉइंट आउट हाउ वुड यू क्लासिफाई द अबव आइटम्स। आपको बताना है कि आप इन सबको बुक्स में कहां दिखाओगे। ठीक है? पहला ट्रांजेक्शन है सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ रुपीज 9,000 was purchased। Repainting of the furniture cost 1,000। The furniture was installed by own workmen, wages for this being 200। आपने सिनेमा हॉल बनाया, सिनेमा हाउस के अंदर फर्नीचर लगाया, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा 9,000 में, उसको आपने रीपेंट वगैरह करवाया, उसमें कॉस्ट लग गया 1,000। फिर उसको लगाने का वर्कर को पैसा दिया 200 रुपए। तो कहना ही से ये सारा खर्चा फर्नीचर का कॉस्ट में ऐड होगा, एंड उसके लिए तो ये एसेट ही है, ये फ्यूचर बेनिफिट देगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड फर्नीचर ऑफ 9,000 प्लस ये विल बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड होगा या नहीं होगा? बिकॉज ये सारा खर्चा जरूरी था ना फर्नीचर को इंस्टॉल करने के लिए। तो फर्नीचर पुट टू यूज या वर्केबल कब आएगा? जब ये सब खर्चा होगा। लेकिन क्या ये सारा खर्चा सिनेमा हाउस की कॉस्ट में जाएगा क्या? अलग से हम लोग फर्नीचर बोल के एसेट दिखाएंगे बिजनेस के अंदर में। तो आपको बस यही लिखना है फर्नीचर एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी यहाँ पे जितना भी टोटल खर्चा हुआ है वो सारा कैपिटलाइज होगा। लिखो टोटल कॉस्ट
for making furniture, या फिर total cost incurred to bring furniture put to use, total cost incurred रुपीज लिखा गया, टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितना रुपए 10,200, टोटल कॉस्ट इनकर्ड रुपीज 10,200 to bring furniture put to use should be capitalized because expense of repainting and installation expenses on repainting and installation was necessary to make furniture usable, right? तो ये सारा खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए, बस ये लिखना था, ठीक है, हो गया सबका। नेक्स्ट, expenses in connection with obtaining a license for running the cinema worth 20,000, ये तो हमेशा ही कैपिटलाइज होगा, सिनेमा की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। During the course of the year, the cinema company was fined 1,000 for contravening the rules. Renewal fees of 2,000 for next year also paid. क्या होगा बताओ? 20,000 तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सिनेमा हाउस की कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि उसके बिना सिनेमा हाउस पुट टू यूज नहीं हो सकता, राइट? वेयर एज हमने कोई रूल तोड़ा, उसके लिए 1,000 रुपीज का फाइन लगा, तो वो तो करेंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही है, तो उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट तो है नहीं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एंड रिन्यूअल फीस, मैंने एक बार पहले भी बोला था कि जब पहली बार लाइसेंस लेते हैं वो जो खर्चा होता है वो कैपिटल है, लेकिन उसके बाद हर साल जो रिन्यू करवाना होता है इट इज अ, क्योंकि वो तो हर साल करवाना होगा ना, उसका एक अकाउंटिंग पीरियड तक का ही वैलिडिटी होता है। तो ₹1,000 फाइन एंड ₹2,000 रिन्यूअल फीस will be treated as revenue expenditure, whereas 20,000 for license fees will be added to the cost of cinema house, बस ये लिखना है। 20,000 जो लाइसेंस फी पे किया है will be capitalized added to the cost of cinema house. ₹20,000 paid for obtaining license will be added to the cost of cinema house. ₹20,000 paid for obtaining a license will be added to the cost of cinema house, that is capitalized, whereas fine of 1,000 and renewal fee of 2,000 is the operating cost ₹20,000 paid for obtaining a license for क्या था, नहीं, will be added to the cost of cinema house, that is capitalized, whereas fine of ₹1,000 and renewal fees of 2,000 will be treated as revenue expense because it is operating cost in nature. ऑपरेटिंग खर्चा हो गया है, तो उस सिनेमा हाउस को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, रूल ब्रेक करोगे तो जब ब्रेक करोगे पे करना ही पड़ेगा,
क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 3, फायर इंश्योरेंस ₹1000 पेड ऑन 1st of October 21 फॉर 1 ईयर। हम कहां खड़े हैं? हम खड़े हैं 31 मार्च 22, राइट। फायर इंश्योरेंस का पेमेंट किया आपने 1 अक्टूबर 21 को, यहाँ 1000 रुपए 1 साल के लिए। ये 1 साल कब खत्म होगा? फर्स्ट अक्टूबर 22 को 1 साल खत्म होगा ना। तो क्या करेंगे बोलो? फायर इंश्योरेंस मतलब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो हर साल ही देना होगा, रेकरिंग इन नेचर है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन मैंने बोला था एक्सपेंस इफ फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो वो आपके लिए एसेट भी होता है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर तो इस डेट पे खत्म हो जाएगा, तो इतना महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो करंट पीरियड का बेनिफिट देगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर टिल 6 मंथ्स आपको पे करना पड़ेगा क्या? आपने आज ही तो पे कर दिया, ये तो प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। नेक्स्ट 6 मंथ्स बिना पे किए भी कल को कुछ हो गया तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, इंश्योरेंस से पूरा पैसा मिलेगा। तो ये तो प्रीपेड एक्सपेंस हुआ ना 6 मंथ्स। इस 6 मंथ्स का जो पेमेंट है यानी 500 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, वेयर एज इस 6 मंथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीटेड एज एन एसेट। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? ₹500 for the current period from 1st October to 31st March will be treated as revenue expenditure, whereas ₹500 will be treated as prepaid expense. समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट? नंबर 4 तो मैं नहीं बता रहा, थक गया अब इसको बताते बताते। ये आप लोग सेल्फ लिखो, ठीक है? नंबर 5 डन। नंबर 6 ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। खुद से लिखने का ट्राई करो। See, I don't think so. Illustration number 6 का 1 और 2 में दिक्कत हुआ होगा। One easy था, overall expenses of 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency। तो आपका बेनिफिट एंड्योरिंग बेनिफिट्स बढ़ाएगा, फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगा इंजन, तो मोटर कार का लाइफ बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई किसने बोला कराओ? डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। नंबर 3 जहां पे आपको डाउट हो सकता है, कंपनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब सबसे पहला दिक्कत है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं समझ में आया। क्या होता है कि देयर आर सर्टेन जॉब्स, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में आप एक सर्टेन नंबर ऑफ एज तक काम कर सकते हैं, आपको कोई निकालेगा नहीं, प्रोवाइडेड कोई इलीगल काम या ब्राइब वगैरह नहीं लिया तो आप स्मूथली काम कर सकते हैं। तो जितने साल आप काम करोगे सैलरी मिलेगा ना, राइट? बट एक एज के बाद आपका एफिशिएंसी कम होने लगता है, बट स्टिल गवर्नमेंट आपको निकाल नहीं पाएगी। तो आप क्या करते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। सपोज आप 10 साल तक काम कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 साल पहले ही बोला कि नहीं मैं आज से ले रहा हूं रिटायरमेंट, तो आप वॉलंटरी रिटायर हो रहे हो, यानी आपने उस पोस्ट को खाली कर दिया। तो उस पोस्ट को जब खाली किया है तो कोई उसके रिप्लेस में कोई और यंग आ सकता है, राइट? नेक्स्ट कमिंग 10 इयर्स तक आपको सैलरी नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने रिटायरमेंट ले लिया तो सैलरी तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस एज में आपके पास पैसा कहां से आएगा घर चलाने के लिए? आप चाहते तो 10 साल तक काम कर सकते थे,
बट आपने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया। तो जब आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको कंपनसेट किया जाता है सो दैट यू कैन लीव योर फ्यूचर लाइफ थोड़ा स्मूथली। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट, अपने इच्छा से। तो 2.5 करोड़ हमने हमारे वर्कर्स को पे किया जिन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया, खुद अपने इच्छे से अपनी पोजीशन को खाली करके जा रहे हैं। तो हमें तो फायदा ही होगा ना, क्योंकि हम थोड़ा यंग ब्लड को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। बट एज पर द लॉ हमें उनको सर्टेन कंपनसेशन देना पड़ता है, क्योंकि आप उनको नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स तक सैलरी नहीं दोगे, लेकिन कुछ लमसम अमाउंट तो दो सो दैट वो अपना फ्यूचर लाइफ को इजीली चला सके। इज इट क्लियर? तो ये एक रेकरिंग नेचर है हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां वॉलंटरी रिटायरमेंट होता रहता है। इससे कोई हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, इट्स अ रेकरिंग एक्सपेंस। तो इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ में आया? क्लैरिटी है? बिकॉज ट्रांजेक्शन को जिस दिन समझना स्टार्ट कर लोगे उस दिन सब्जेक्ट में कमांड आना स्टार्ट हो जाएगा। Amount of 2.5 crores paid to workers as compensation is treated as Compensation for voluntary retirement is a revenue expenditure, since the benefit of this amount is provided of the current year's current accounting period only. so it is revenue. हाँ, perfect. समझ आया? नंबर 6 एकदम पूरा जोश से एनर्जी के साथ करने का, हर एक चीज को एकदम अंदर होना चाहिए। नहीं, मेरे को सब्जेक्ट में कमांड आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन मैं हर एक ट्रांजेक्शन को समझेंगे। और एक बार हर एक ट्रांजेक्शन को समझना स्टार्ट कर दिया, फिर घर जाके इंटरप्रेट किया, अच्छा मैंने क्या बोला था, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर देखना कभी नहीं भूलोगे। और ऐसा कभी होगा ही नहीं अपना एग्जाम्स में मार्क्स खराब आएगा। फिर प्रॉब्लम है हड़बड़ी, हमें लगता है हम सब चीज फटाफट खत्म कर ले। अरे नहीं, थोड़ा खाएंगे, अच्छा खाएंगे। जब किसी पार्टी में जाते हो, जब 25-30 डिशेज होती है ना, आप कोशिश करते हो सब खाने का। पहला बात है कोई भी डिश अच्छे से नहीं खा पाते, प्लस पेट खराब होने का डर और रहता है। लेकिन जहाँ पे 2-3 डिश होता है ना, जैसे घर पे आप डेली खाना खाते हो तो 2-3 डिश ही होता है, उसको आप पेट भर के खाते हो एंड वो आपको अच्छा भी लगता है। तो वैसे ही पढ़ाई, सब कुछ नहीं करना, जो करना है उसको अच्छे से करना। नंबर 7 जस्ट आपको बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है, कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। रुपीज 10,000 स्पेंड एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप्स अब्रोड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। एसेट खरीदने के लिए तो वो गया ना, वरना तो एसेट आएगा भी नहीं। तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, क्लासिफाई करना है आपको, रीजन नहीं पूछा। क्वेश्चन ऐसा बोले ना, क्लासिफाई एंड गिव रीजन, तो बात अलग। यहां जस्ट क्लासिफाई करना है वेदर द एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू। क्लियर? नंबर 1 क्लियर है? नंबर 2 अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल्स बोले तो डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स बोले तो डेटर। और भाई धंधे में डेटर से तो पैसा आना इज अ रेवेन्यू, तो इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रेवेन्यू रिसिप्ट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। नंबर 3 अमाउंट स्पेंड ऑन डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट ए बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट। डेमोलिशन मतलब बिल्डिंग तोड़ना। आपने बिल्डिंग तोड़वाने के लिए खर्चा किया ताकि वहां एक नया बिल्डिंग बना सको। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तुड़वाने का खर्चा भी नई बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं तुड़वाओगे नया बिल्डिंग बनेगा कैसे? और क्या ये बार बार खर्चा होगा? क्या वन टाइम ही होने वाला है, तो नॉन रिकरिंग है, हेंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ए मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। मतलब आप रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि मशीन हर साल जलेगा, हर साल इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। नहीं होगा ना भाई, मशीन तो भाई लकीली जल गया और उसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम भी मिल रहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे हो सकता है? इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। आया समझ? एक तो पैसा आ रहा है तो है तो रिसिप्ट। अब क्लासिफाई करना था रेवेन्यू या कैपिटल, तो सोचो रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग। हर टाइम थोड़ी मिलता रहेगा भाई, हम हर साल यही उम्मीद करेंगे कि मशीन इंस्टॉल किया, आग लग जाए, फिर हम इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे, राइट? सो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। आई होप क्लियर है? नंबर 8 आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर। आपको बताना है क्या ये खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, ठीक है? इफ नहीं है तो आप बोल देना ये रेवेन्यू है।
ABC company runs a restaurant. They renovate some of the old cabins. ठीक है? Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 30. The total expenditure लगा 20,000. तो बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? भाई अर्निंग बढ़ेगा ना, पहले 10 केबिन थे, अब 13 हो गए, तो कस्टमर ज्यादा बैठेंगे, कस्टमर ज्यादा एकोमोडेट कर सकते हो, तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो कोई भी ऐसा खर्चा जिससे इनकम बढ़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, एसेट मतलब इन शॉर्ट एसेट इंक्रीज से मतलब नहीं है मुझे देखना है बेनिफिट होगा या नहीं होगा। कैपेसिटी बढ़ गया मेरा, कैपेसिटी बढ़ गया तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। Number 2, Messrs New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expense. क्या हुआ? हमने लोगों को उधार में गुड्स बेचा। सपोज आप लोगों को मैंने 1 लाख रुपीस का गुड्स बेचा और आपने बोला भैया हर मंथ हम लोग 20,000 करके पे कर देंगे। क्लियर है? तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हो गया। आप में से क्या हुआ, 5 लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, बाकी लोग टाइम पे दे रहे हो, लेकिन आप में से 5 लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे। तो जब मुझे पैसा नहीं दे रहे तो निकलवाना तो पड़ेगा। तो क्या करूं? जाऊंगा तुम लोग के पास, ले ला मेरा पैसा दे, या यहाँ पे देगा या नहीं, या अभी? ऐसा तो नहीं करूंगा, बिजनेस कर रहे हैं, ये सब काम थोड़ी कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? केस करूंगा मैं, केस करके पैसा रिकवर करने का कोशिश करूंगा, बिकॉज मैंने कुछ बेचा होगा तो मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट होगा ना, सेल बिल वगैरह, और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन था वो भी होगा। बोलेगा मेरा पैसा नहीं चुका रहा है, देख लीजिए जज साहब क्या करना है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, इस आदमी का नियत खराब है, राइट? तो उसके लिए लीगल फीस पेमेंट किया मैंने, लॉयर को फीस पेमेंट किया केस लड़ने के लिए। तो बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? रेवेन्यू बाबा, ऑपरेटिंग हो गया ना भाई, कस्टमर से पैसा लेना, इससे कोई बेनिफिट है क्या? कुछ नहीं है। ये तो हर साल ऐसा कहानी चलेगा, कल को अगला साल भी कोई कस्टमर देने से मना कर देगा तो हम लोग को सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे पहले भी तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया था ना, लीगल फीस वाला। एक था केस कर दिया काम पे, और एक था हमने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लीगल फीस दिया था। तो प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम जब लीगल फीस दिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट मेरी प्रॉपर्टी पहले से थी, अब अचानक से कोई मेरे पे केस कर दे तो उसके लिए तो लीगल फीस देना पड़ेगा ना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। आई बात समझ में? तो ये वाला क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट, Messrs Ballab and Company of Delhi purchased a machinery from Messrs Shah and Company. बल्लभ ने क्या किया? शाह एंड कंपनी से मशीन खरीदा है। Messrs Ballab and Company spent 40,000 for transportation of such machinery. देखो खरीदा किसने? दिल्ली वाले ने। किससे खरीदा? तो अहमदाबाद से दिल्ली मशीन आना भी तो होगा, तो आने में 40,000 का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा। तो बताओ ये 40,000 क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि भाई बेचारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही नहीं इनकर करेगा तो मशीन घर पे भी नहीं आएगा, तो वो हमारे काम का क्या? तो पुट टू यूज या वर्केबल कंडीशन तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। इज इट क्लियर? एज इट इज अ, बस नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में इसको लिख देना। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये लिखने का काम आपका टास्क रहेगा। मैंने समझाया आपको अच्छे से लिखना है, अभी लिख रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, टास्क रहेगा अपना। चलो फटाफट एक बार सेल्फ ट्रू और फॉल्स बुक में सॉल्व करो। दिस विल बी योर टास्क विद रीजन, आप लोग लिख के लाओगे, ठीक है? सॉल्व करो, विल डिस्कस। सेल्फ सॉल्व करो, ट्राई करो। चलो डिस्कस करते हैं। The nature of business is not an important criteria in separating an expenditure between capital and revenue. कैसे बताओ? हाँ सोचो तुम्हारा फर्नीचर का बिजनेस है और तुमने फर्नीचर खरीदा, तो वो फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या? वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि तुम उसको रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं। वही तुम्हारा एक टी शर्ट का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है, तुमने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा,
फिर तो तुम्हारे लिए एसेट हो जाएगा ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस पता होना बहुत जरूरी है टू क्लासिफाई वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर major repair of the asset so as to increase its productive capacity। यदि उसका प्रोडक्टिविटी ही बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? वो रेवेन्यू थोड़ी रहेगा, और हर बार हम ऐसा खर्चा थोड़ी करेंगे जिससे हर बार प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। वो तो बड़ा खर्चा हुआ, एक ही बार हुआ होगा, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फीस टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्रीसाइड, ये तो किया ही था। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल, ये भी किया था हमने। worn out पार्ट तो छोटा मोटा पार्ट होता है, ऐसे ही रिप्लेस करवाया, तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ट्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम जो लीगल फीस दे रहे हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। Amount spent for the construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready, capital है? Yes, capital। ये तो कितना बार आगे बेचारा, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है लगता है। चलिए अब फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि अभी के अभी सारा पूरा खत्म कर देंगे, ये खत्म फिर खत्म पूरा, कोई टेंशन ही नहीं है चैप्टर में। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग आराम से क्या करेंगे, कंटीजेंट एसेट एंड लायबिलिटी वाला डिस्कस करके वो भी खत्म करेंगे, सर्टेन कुछ और डिस्कशन भी करेंगे। चलो फटाफट करो एमसीक्यू क्वेश्चन। कोई नहीं, देखो नंबर 1 में क्या बोला, मनी स्पेंड 10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। अभी किया था, इफ आप कोई कैपिटल एसेट खरीदने जा रहे हो तो वो एक्सपेंसेस भी उस एसेट की कॉस्ट में ही ऐड होगा। इज इट क्लियर? तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे एसेट खरीदने के लिए बार बार थोड़ी जाएंगे। अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंड ऑन लॉयर फीस टू डिफेंड ए सूट, इसको तो आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सूट डिफेंड करना है तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस ऑफ 2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब, एक ही बार मिलेगा, आप एक ही बार एंट्रेंस भी देते हो, बार बार थोड़ी देते हो, तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो यहाँ पे दो तरीका है, कुछ लोग इसको रेवेन्यू रिसिप्ट भी मान सकते हैं। जब हम एनपीओ पढ़ेंगे ना तो इसका दो हाँ, क्योंकि एंट्रेंस फीस इज अ रेकरिंग, उस क्लब को तो हर साल एंट्रेंस फीस हर दिन हर महीना मिलेगा ना, जैसे जैसे मेंबर ऐड होंगे वैसे वैसे उसका एंट्रेंस फीस आएगा, तो उसके लिए तो एंट्रेंस फीस एक रेकरिंग नेचर हो गया ना। तो इसका दो तरह का इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट मानना है। हाँ, उस पर्टिकुलर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम एक क्लब है, तुम्हारे क्लब में तो मेंबर आते रहेंगे ना, हर दिन हर महीने मेंबर ऐड होंगे, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो मेंबरशिप फीस हो गया। जैसा मतलब हम एडमिशन फीस लेता है, अब एडमिशन फीस तुम्हारे लिए वन टाइम पेमेंट है जब तक तुम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे, लेकिन मेरे को तो हर एक स्टूडेंट के साथ एडमिशन फीस मिल रहा है ना, तो मेरे लिए तो एडमिशन फीस रेकरिंग हो गया ना, एक तरह से वही तो एंट्रेंस फीस होता है, राइट? आई बात समझ में? तो ये एंट्रेंस फीस डिपेंड करता है, कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा कि रेवेन्यू मानना है तो रेवेन्यू मानेंगे, जब नहीं बोलता तो हम लोग कैपिटल रिसिप्ट से मानते हैं इसको। सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सब्सिडी मिला है फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, तो जब दिन रात के खर्चों के लिए कोई सब्सिडी मिल रहा है तो ये मिलता ही रहता है, ठीक है? रेकरिंग एक्सपेंस के लिए कोई सब्सिडी, सब्सिडी मींस गवर्नमेंट हेल्प। एक होता है हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, एक मशीन खरीदा, गवर्नमेंट बोलता है तुम मशीन लगाओ अपने बिजनेस में, 50% मैं तुम लोग को दूंगा, तो वो भी एक सब्सिडी है, बट वो तो एक ही बार मिलेगा ना, मशीन बार बार थोड़ी खरीदेंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो गवर्नमेंट हेल्प करती है वो तो हर साल करती रहेगी, सब्सिडी मिलता रहेगा, सो इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर है? इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ, इंश्योरेंस क्लेम मिला है हम लोग को, तो क्या होगा,
वो तो बार बार थोड़ी मिलता है भाई, कुछ इंसिडेंट हो गया होगा तो कभी कभार ही मिलना है। हाँ मशीन में आग लग गया, वरना तो क्या है, तुम लोग जाओगे दुकान खोलोगे मशीन में आग लगाओगे, आज इंश्योरेंस क्लेम लेना है, फिर जाएंगे आग लगेंगे इंश्योरेंस क्लेम लेना है, ऐसा थोड़ी करते हैं। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा अपने को। इफ इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट तो हर महीना हर साल मिलेगा आपको, तो इट इज अ रेकरिंग, हेंस इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन, टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज, लोन मिला है, लोन 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 क्या होता है भाई, वापस चुकाना भी तो पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक है, उसमें से आपने एक छोटा सा टर्म लोन लिया है, एक समय के बाद तो रीपेमेंट करना पड़ेगा ना, तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। लोन थोड़ी ना डेली बेसिस पे लेते हैं, क्लियर है, तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड, करंट ईयर का पीरियड में उसका अर्निंग में काउंट होता है। तो क्या होगा, इन विच सेल इज मेड, द कैश इज कलेक्टेड, द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। यस, सेल ऑफ ए प्रोडक्ट जिस साल अपन सेल करेगा उसी साल इनकम में काउंट कर लेगा, जरूरी थोड़ी ना उसका पैसा आएगा तब काउंट करेगा। हम लोग तो एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, कैश बेसिस फॉलो नहीं करते, क्लियर है। आज मैंने आपको गुड्स बेचा, तुम मुझे 3 महीने बाद पैसा दोगे, तो मैं सेल्स कब मानूंगा, आज ही मान लूंगा ना भाई, गुड्स तो आज ही बेच दिया, बिल आज ही रिलीज कर दिया, तो मेरा सेल्स तो आज ही हो जाएगा ना। अब तुम मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी पैसा दोगे तो करंट ईयर का इनकम में तो काउंट होगा ना, क्लियर है। नंबर 9, इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, रिपेयर का खर्चा 25,000, व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस 5,000, बोथ दीज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंटली यूज बिल्डिंग, अभी हम जो बिल्डिंग यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, फिर आपने बिल्डिंग को बढ़ाया, हो सकता है पहले 2 तल्ला का था, 2 फ्लोर का था, आपने एक फ्लोर और बना लिया, तो एक्सटेंशन के लिए 2,50,000 लगा। एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, आपने पूरा इलेक्ट्रिक वायर चेंज करवा दिया, 19,000। द अमाउंट टू बी एक्सपेंस, आपको बताना है, एक्सपेंस का मतलब होता है अमाउंट ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कितना अमाउंट आप खर्चा दिखाओगे। एक बात बताओ, क्या 2,50,000 आपका खर्चे में आएगा क्या, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स में आएगा। पूरा वायरिंग चेंज करवा दिया तो ये भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हर दिन थोड़ी, हर साल थोड़ी वायरिंग चेंज करवाते हैं। लेकिन नॉर्मल रिपेयर और व्हाइट वॉश ये तो हर साल करेंगे हम, लेकिन यहाँ व्हाइट वॉश का कॉस्ट देखो ना, रिपेयर में 25,000, नॉर्मल व्हाइट वॉश मतलब ऐसे थोड़ा सा छोटा सा व्हाइट वॉश करवाया, ठीक है, हल्का सा क्लीनिंग वगैरह, एक नॉर्मल एक वॉल को या फिर एकदम बेसिक व्हाइट वॉश, जिससे तुम्हारा बिल्डिंग का कोई लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम करंट ईयर में कितना एक्सपेंस दिखाएंगे, 30,000, क्लियर है। हाँ, वो फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, जैसे तुमने एक ओल्ड बिल्डिंग खरीदा, उसका व्हाइट वॉश करवाया, देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रेजेंटली जो बिल्डिंग है उसका एक नॉर्मल व्हाइट वॉश करवा रहे हो, वो तो हम हर दिवाली होली में करवाते हैं, तो वो तुम्हारे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप आप लोग को समझ में आया कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है। देखो इन छोटे चैप्टर्स को लाइटली मत लेना, ये छोटे चैप्टर से 2 क्वेश्चन में आ गया 2-2 मार्क का, अपने लिए तो लॉटरी है, और ये लॉटरी तब है जब आप पढ़ के जाओगे, सिंसियरली इसको घर पे लिखा हुआ रहेगा, रिवीजन किया हुआ रहेगा, क्लियर है। तो इन सारे छोटे चैप्टर्स को अपने को अच्छे से करना है, सो दैट धीरे धीरे वी कैन इजीली टच अवर 60 टारगेट, एंड देन नेक्स्ट टारगेट 70, फिर उसके ऊपर तो स्काई, क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।